मिस्टर फ्रॉडी ये डिस्क्वालिफिकेशन आज भी मौजूद है। अल अजीज़िया में सबूत नहीं दे पाए, कैसे बनाई है, उसमें तकरीबन 1.5 अरब रुपया 7 साल की सजा, और उसमें नवाज शरीफ अकेले हैं, 1.5 अरब रुपया जुर्माना। तो वही जज से जिन्होंने हमजा शरीफ को घर बैठे जमानत दी थी। ये रिश्वत खच्चरों, जहाजों पे, बहरी जहाजों पे ये पैसा वहां ट्रांसफर होता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हसन जफर और मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और ये जो रेफरेंस था पनामा केस का पीटीआई की तरफ से, पीटीआई की जो लीगल टीम थी उसके पैनल में थे। अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और मैं कानून और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बिल्कुल अनएजुकेटेड हूँ। तो एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस होल केस। पनामा का केस था जिसमें नवाज शरीफ साहब की सज़ा माफ़ कर दी गई है 5 दिसंबर को, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट कैसे ट्वीट कर सकता है? ये एक मुझ जैसे लेमैन के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आप काइंडली इस पे ऐसे एलैबोरेट कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यानी यहाँ तक जाने से पहले मैं कुछ तारीखी तौर पर एक बात कह के, और मैं कोशिश करूंगा जरा आसान लफ्जों में समझा सकूं ताकि नाज़रीन को भी समझ आ सके कि ये इशू है क्या। जी पहले प्लीज। तारीखी तौर पर ये है कि मियां ब्रदर्स, इनकी ऑफशोर कंपनियां थी, इन पे इल्जाम लगते थे कि मोटरवे पे कमीशन लिया। फिर इल्जाम हक्कों के हवाले से आया। वो इल्जामात की एविडेंस बैकडोर पे नहीं थी। राइट। उस एविडेंस की बैकडोर के ऊपर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर पर रहमान मलिक ने काम शुरू किया, बीबीसी पे डॉक्यूमेंट्री आई, और उसी दौरान जब जनरल परवेज मुशर्रफ आए तो नैब ने अपना रुख इख्तियार किया उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का। तो वहां पर हुदैबिया के नाम से पहले मामला सामने आए, आपको याद होगा। जी जी इसहाक डार उसमें वादा माफ गवाह बन गए थे, और वो यस। सारी एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर आ गई थी। दैबिया पेपर मिल्स। जी। यस, और वो बाकायदा रेफरेंस शुरू हुआ। इन बिटवीन ये मुआहदा करके मुल्क से बाहर चले गए, तो अब ट्रायल एंड एब्सेंशिया हो नहीं सकता था। वो सेनेट आए, एडजर्न हो गया। फिर जब इन्होंने आना था, जब ये कितना 2013 चले में जब गए? इनका प्लान, यस, ये जब पाकिस्तान आना था, जी उससे ये बात समझने में आसानी रहेगी कि इनका तरीका है वारदात क्या है। जब पाकिस्तान आने से पहले जो बाकायदा वो केस लगवाया गया, 2 जजेस के पास लगा, उनमें से एक जज आज चीफ एपलेट कोर्ट के एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज है। वो राइट। बाद में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी हुए, और वे वही जज थे जिन्होंने हमजा शरीफ को घर बैठे जमानत दी थी। ओके। वो बाकायदा 2 जजेस के पास पहले केस लगा। एक जज ने कहा कि हाँ, इस मामले की री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरे ने कहा इसमें कुछ नहीं है, खारिज करते हैं। जब 2 जजों में इख्तलाफ आ जाए तो रेफरी जज के पास जाता है, और रेफरी जज वही जज थे जिनका मैंने जिक्र किया। ये मुल्तान में थे, और 1 साल बाद यानी रेफरी के फौरन बाद ये मामला आना चाहिए था। 1 साल बाद ये केस लगा, और उन जज साहब ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया। यानी 1 साल तक अब तो ये बड़ी केस लगा ही नहीं। लगा ही नहीं, ये बड़ी मजेदार बात है। एग्जैक्टली। और उस वक्त ये हुकूमत में आ चुके थे। बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, उस वक्त जी। हुकूमत में आ चुके थे। हाँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम के सदस्य थे नसीर अहमद भुट्टा। वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल तैनात हो चुके थे। वो हुकूमत की तरफ से अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी माफ कीजिएगा, भुट्टा साहब तो नून लीग के टिकट होल्डर भी रहे हैं। ये बिल्कुल ये वही भुट्टा साहब हैं। भुट्टा साहब जो और लाहौर मॉडल टाउन के इलाके से। यस, यस, और बाकायदा वहां सरकार की तरफ से, ये सब इसलिए समझाना जरूरी है, ये तरीका है वारदात है, सरकार की तरफ से वो पेश हुए। अब बड़ी अब हुकूमत इनकी आ चुकी हुई थी, जी जी। नैब इनके हाथों में आ चुका था। तो वहां उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल थे के आगा साहब, आजकल वो सिंध हाईकोर्ट के जज हैं। हम्म। और उन्होंने ओपिनियन दिया कि इसकी अपील फाइल नहीं करनी, और यूं अपील फाइल नहीं। इधर ओके। तारीखी पे इसको पार कर लीजिएगा। ये तरीका है वारदात समझ आ गया, यानी नैब ने अपील फाइल नहीं की। नहीं, फिर तरीका क्या हुआ? वारदात तो सिद्दीकी साहब, मुझे वहीं से समझ आ गया जब इन्होंने आपने भुट्टा साहब का तस्करा किया
इसलिए कि फिर उसी के सिले में इन्हें मिला, भुट्टा साहब को फिर एमएनए का टिकट भी मिला था मेरे ख्याल है बाद में। सही था। यही तो समझने वाली बात है ना, बड़ी तो मजेदार बात आपको। मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि मैं जरा कानून को नहीं समझता, लेकिन मैं जरा ताने बाने जोड़ूंगा बाद आपकी गुफ्तगू में। और ताने वाले आपने बड़े जबरदस्त जोड़ ली है, कमाल की बात है, आई मस्ट अप्रिशिएट। थैंक यू सो अच्छा, मच। ये बताने का मकसद ये था, ये 2013 में जब हुकूमत में आए, 5 साल के लिए, 18 के लिए आना था। जी जी 2015 में पनामा स्कैंडल सामने आया। पनामा में सिर्फ ये नहीं थे, पूरी दुनिया में जिन्होंने, अब ये वो वाली कहानी जो मैंने आपके सामने रखी है कि वो जो करप्शन का या लूट मार का पैसा था, आपको याद है रहमत शाह अफरीदी ने नवाज शरीफ के बारे में ये भी बताया था कि जब उस वक्त हुकूमत मुहतरमा बेनजीर की तोड़नी थी, तो कोई 1 अरब को पता नहीं 50 करोड़ के करीब उसामा बिन लादेन ने पैसा, इनसे पैसा ही इन्होंने लिया था। रहमत और शाह कुछ अफरीदी जो पैसे, फ्रंटियर पोस्ट के बानी और चीफ एडिटर थे। बिल्कुल राइट, ऐसा ही है। ये ऐसे ये ही। आज आप जिस तरह का इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसा शायद ही किसी चैनल ने या किसी ने किया है। ये बड़े हिला देने वाले इंकशाफात हैं, और कोशिश की जाएगी कि ये मैं मैक्सिमम, जो कि अक्सर किरदारों को बहुत करीब से जानता हूँ सर, इसलिए जरा। इसलिए का आपसे मजा आ रहा है ना ये गुफ्तगू करने का। और कमाल की बात ये देखिएगा, जी हुआ ये हुकूमत में आ गए। अब जब पनामा का केस लीक हुआ, तो मैंने, असद खल है सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उन्होंने मुझे कुछ एविडेंस दी, राइट। नैब में दरखास्त दे दी कार्रवाई करने की। नैब इनकी अपनी थी, कोई काम नहीं कर रही थी, बार बार कहा गया। फिर मैं हाईकोर्ट चला गया, सिंगल जज ने कहा चूंकि ये नैब इन्वॉल्व है, नैब की किसी अमूमन डिवीजन बेंच सुनता है, डिवीजन बेंच के पास गया, डिवीजन बेंच ने फिर ये मामला भिजवा दिया लार्जर बेंच को, कि ये बड़ा अहम मामला उठाया लार्जर बेंच ने। ये सितंबर 2015 की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक हो गया। अब जो कई चीजें सारी आ गई थी, इनको कोई हाथ लगाने वाला नहीं था। इमरान खान साहब ने और शेख रशीद, बाकी बहुत से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की कि ये इतना बड़ा स्कैंडल है, इन्होंने चीजें छुपाई हुई हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कॉग्निजेंस लिया, इमरान खान साहब की पिटीशन पे भी। और फिर हम ये सारा मटेरियल लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने गए। 123 दिन की हियरिंग हुई। कितने की? 123 दिन 123 बन दिन। गए। 30 से तकसीम कर ले तो सर ये तो बन गए कितने, 4 महीने और कुछ ऊपर थे, कुछ 4.5 महीने। 123 हेयरिंग हुई, 123 हेयरिंग। यस। अब यहाँ से जी उस हेयरिंग्स के दरमियान ये सारी बातें साहब, इन्हें कहा एविडेंस दे दें, ये जो फ्लैट्स हैं एवनफील्ड के, अगर आपके पास मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल दे दे, ये ना दे सके। जी और वहां बात यह आई कि इन्होंने ये चीजें छुपाई हैं, इन्होंने बताया नहीं है। 5 मेंबर बेंच था, और उस वक्त चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, और जस्टिस सरदार लतीफ खोसा, आसफ सईद खोसा साहब थे। असल। उन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया। जी मगर 3 जजेस जो थे, जैसे एजाज अफजल, जस्टिस शेख अजमल सईद और जस्टिस जाजुल एहसन, जी। उन्होंने कहा कि ये एविडेंस इतनी ज्यादा है, इसकी बाकायदा एक तहकीक होनी चाहिए, हम एक JIT बनाते। अब चूंकि जो आपने उनके सामने हकायक रखे, उससे इतनी मतलब डायमेंशंस ओपन हो गई, तो उन्होंने कहा कि इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। लेकिन उस वक्त देखे ना, उस वक्त बुनियादी तौर पर तो नईम बुखारी लीड कर रहे थे इस केस को। जी तो जी। उस वक्त ये सारी चीजें सारी सामने रखी। फिर JIT बनी 60 दिनों के लिए। कितने दिनों की? 60 60 दिनों दिनों के की। लिए वाजिद इनसे ज़िया एविडेंस सरबराही में। मांगते रहे। यस, इनके एविडेंस मांगते रहे। चूंकि ये मिली भगत चल रही थी, ख्वाजा आसिफ साहब ने बता दिया था कि अगस्त 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई थी, लेकिन अप्रैल 2019 में राब्ता हो गया था, ठीक है। जो फैसला साज है। तो इसलिए इस पे काम कोई हो नहीं रहा था। और JIT जैसी बनाई हो, JIT की तस्वीरें लीक होगी। मैं तो हैरान हूं कि अगर ये इतना क्लोज काम था तो लीक कैसे हो रही थी चीजें। इसका मतलब है कुछ ऐसे लोग थे जो नवाज शरीफ के लिए काम कर रहे थे, फैसिलिटेट कर रहे थे। सिर्फ बताना है कि सिस्टम के साथ जो लाडले का लफ्ज है वो कैसे है। 60 दिनों में कोई सबूत नहीं दिया इन्होंने, कोई सबूत नहीं कोई दिया। सबूत नहीं। लेकिन हमें याद है। जी, मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको जरा उसके एक स्टेप पीछे भी लेके जाऊं। ये इनके साहबजादों के, एक जो साहबजादे जो हसन नवाज है, उनके BBC पे इंटरव्यू भी था कि जी ये अच्छा मैं बता रहा हूँ, है ही नहीं। फिर अब जरा या वो मैंने, बात भी वो मैं जरा बता रहा हूँ, वो नाजरीन की मैं, मुझे तवज्जो तो के लिए। अरे जुबानी याद है साहब, ना। ये हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि इस वक्त जो हमारे सुनने वाले हैं ना,
उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो 2016-17 में 13 साल के होंगे, और अब वो 28 साल की एज में आ गए होंगे, तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये किस्सा क्या था असल में। तो जरा आपने उन्हें आपने एजुकेट डॉक्टर साहब बड़ा जबरदस्त जबरदस्त कह दिया। अगर हो सके तो अपनी टीम को कहिएगा वो इंटरव्यू मरियम नवाज का सबसे अपना मरियम नवाज का आया उस वक्त, उसके बाद ये बैग में मेरी सेंट्रल लंदन क्या सना बुच्चा के साथ पूरे पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं। जी हाँ, फिर इंटरव्यू आया हमारा क्या लेना देना इस बात से। छोटे हुसैन नवाज का कि जनाब वो जो बीबीसी के अंदर बताया कि वो जो प्रॉपर्टीज जिन पे रह रहे हैं वो रेंट पे थी। जी जी। फिर हसन नवाज ने कौन जावेद चौधरी सा के क्या साथ था उसका नाम, बीबीसी वाला टिम क्या, मुझे अपना नाम इसको याद नहीं है। अ, जावेद चौधरी ने के साथ हुसैन नवाज बैठे, उन्होंने कहा जी यस ये हमारी जायदादें हैं, मरियम नवाज इसकी बेनिफिशियरी है। फिर नवाज शरीफ साहब आगे असेंबली के अंदर कहा उन्होंने कि ये है वो जराए। अच्छा वो जराए क्या थे? जराए बड़ी मजेदार बात है। जराए उन्होंने वो कहा कि बताए, हमारे मैं दादा ने आज शाम को पढ़ रहा था, मेरा दिमाग चकरा गया वो जराए समझने में, कि वो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या, जरा प्लीज एलेबोरेट करें। अच्छा वो बड़ी मजेदार बात है। वो जराए क्या थे वो बड़ा मजेदार है। जराए आपको याद है कतरी खत आया था, याद आया आपको? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है ना। जी और ये कहा गया कि गधों घोड़ों और खच्चरों पे दुबई से अल अजीजिया तक ये गए और ये मिल खरीदी गई। ठीक है। और कमाल की बात ये है जो बताया गया यानी कि कि दादा हजूर ये नौजवानों को, बच्चे जो जवान हो गए हैं, ये आप जरा गौर से सुनिए इस बात को, शायद आपको ये आपकी मेमोरीज में ना हो। ये जो एडवोकेट साहब हमें बता रहे हैं, अजहर सिद्दीक साहब, ये हकीकत है। तो क्या था जी, उन्होंने कहा कि घोड़ों के ऊपर लाद के लेके, क्या खच्चरों पे लाद के लेके, क्या क्या। कचरों में अच्छा बड़ी अच्छा वो इसलिए कि हाँ, इन्होंने इन्होंने बताया ना ये पैसा। देखिए हमारे यहाँ टैक्स का असूल है कि जब आप एक आमदन से ज्यादा आप कमाए तो आपको टैक्स देना पड़ता है, बिल्कुल वरना ठीक। ये ब्लैक मनी कहलाता है। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का चूंकि नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, इनके किसी पूरी फैमिली के पास जराए आमदन नहीं थे, तो फिर पैसा पब्लिक ऑफिस होल्डर का कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये कानून है और जी ओनस उस पे है कि उसने साबित करना है कि ये जराए थे। बिल्कुल अब वो ठीक हो जराए गया। क्या थे तो बड़ी मजेदार बात, मैंने इनकी तो इनकम टैक्स रिटर्न मियाँ शरीफ की 88-89 की निकाल ली अच्छा जी। और वो रिपोर्टेड जजमेंट है 9,36,311 रुपए। 9,36,000। 36,311 रुपए। ये 90 लाख नहीं है, ये 9 करोड़ नहीं 9 लाख है। है। हाँ जी, नहीं नॉट इवन 90 अ अरब मिलियन, नहीं है, नॉट इवन 1 मिलियन। नॉट एट ऑल। और यस। वेरी इंटरेस्टिंगली इनकम टैक्स दफ्तर ने उस पे एडिशन की कि आपने कुछ चीजें गलत बताई हैं। 50 लाख के करीब आमदन उसकी 9,36,000 से उठा कर ले गए। ठीक हो गया। इन्होंने उसकी अपील फाइल की, कमिश्नर अपील से हाल गए, ट्राइब्यूनल में अपील फाइल की। वो 2014 में ट्राइब्यूनल से हारने के बाद हाईकोर्ट में आया रेफरेंस, तो 2014 में जस्टिस आबिर अजीज शेख और जस्टिस शाहिद के बाद मामला लगा और हाई कोर्ट ने 50 लाख को जो एडिशन थी वो खत्म कर दी। आमदन 9,36,311 रुपए। 11 रुपए। ये वो आप दौर है समझे जब हारून पाशा साहब इत्तेफाक फाउंड्रीज के करते धरते होते थे, अकाउंट्स अकाउंट्स वो देखते थे। यस। एक इनका और था टैक्स का अकाउंटेंट, वो फौत हो गया एक दौर में। साहबदार भी रहे। सैफुर रहमान थे जो। नहीं ये और थे नाम, वो इनके फैमिली अकाउंटेंट थे, नीला गुम्बद बैठते थे वो। राइट अच्छा राइट। वो क्या है आपको पता है इन फैमिलियों के क्या निकलती थी? इनके नामी बॉन्ड उनके निकला करते थे। अदर साहब, वो सैफुर रहमान साहब के जो बिल्कुल उस वक्त एक जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी थी, वो मेरे बड़े अच्छे जानने वाले में उनका अच्छा आप समझ आए ना। जी आपको पता है इनामी बॉन्ड किससे निकलते? मार्केट में बिकता था इनामी बॉन्ड जी 10% और इसके हवाले से वो इनामी बॉन्ड इन्हीं लोगों के निकलते थे और वो बताते थे कि जनाब कमाल की बात इसमें इनामी बॉन्ड भी नहीं है। ये मुझे बड़ा बात बताऊं आपको। अच्छा एक स्टेज के ऊपर इन्होंने तरीकाकार आपको याद है जब इन्होंने डॉलर जब एटमी धमाके हुए जी तो जी उसके बाद डॉलर पाबंदी लग गई। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया कि जो पैसा बाहर से भेजेगा वो वाइट हो जाएगा।
ये सरताज देखिए ना, अजीज इन्होंने किया था 1997 की बातें हैं ये सारी, जी। ठीक है ना। 98 में जब ये धमाके हुए, मई ये 5। धमाके बे, हाँ जी। तो उसके बाद बाकायदा कानून बनाया अपने पैसे वाइड करने के लिए, उसमें अपना इसहाक डार भी और बाकी लोग भी बड़े फायदा लेते रहे। बड़ी मजेदार बात है यहाँ पर। उन्होंने कहा चागी दा पहाड़ से वाइट किया, असि पैसे भी वाइट कर लेने नाल नाल। पैसे भी वाइड कर लिया जाए। अब कमाल की बात ये है, ना तो मियाँ शरीफ, ना कुलसूम नवाज, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना हसन, ना हुसैन, ना मरियम सफदर, बस किसी की इनकम टैक्स रिटर्नों या वेल्थ स्टेटमेंट में ये जायदादें डिक्लेयर ही नहीं है, ठीक है। पैसा भी नहीं है। साहबा ने तो वैसे ही कहा था, मेरी तो पाकिस्तान और बाहर कहीं कोई जायदाद नहीं है, मैं तो और कमाल की बात है, मिडिल क्लास क्यूमुलेटिव औरत। इकट्ठा कर लें ना, इन सबकी एसेट इकट्ठे कर लें जी जी जी। तो 50 करोड़ के करीब बनते हैं। तो 50 करोड़ से पाकिस्तान में भी जो जदादे हैं ना इनकी, यानी जी वो जी। जदादे बेचेंगे। ये ये उसी ये तरह मॉडल टाउन मिसाल है। वाले जो घर थे और ये इत्तेफाक यस फाउंड्री का यस। जो सारा था, इत्तेफाक फाउंड्री वो तो खैर उन्होंने बेच के वहां को हाउसिंग सोसाइटी बना दी है ना। अब बन गई है। जी अच्छा, अब ये मजेदार बातें इसलिए हैं कि इनके पास सबूत कोई नहीं। जी। मामला भिजवा दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिन की हियरिंग की, 5 दिन की। हम्म। और चूंकि इन्होंने एक तनख्वाह ले रहे थे दुबई के अंदर। अच्छा, दुबई का तरीका कार क्या है जरा, अब जी, ये ये चूंकि अब इलैबोरेट करें। पाकिस्तान का वादा और था। मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है इसके साथ, आप जरा ये हाँ, इलैबोरेट। ये असल में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तो आ नहीं सकते थे, जी तो उन्होंने ऐसा सेफ हेवन ढूंढा कि जहां ब्लैक मनी और आके रिश्तेदारों से मिलने, इन्होंने दुबई में अपने बच्चों को भेजा। उन्होंने वहां जाकर कंपनियां बनाई। ठीक है। उस कंपनी में बनाने में आपको फिर अकामा मिलता है कि आप रेजिडेंट होते हैं। तो हम्म, अपने बाप को इन्होंने शो किया ये मुलाजिम है उन कंपनियों में। ठीक हो अब गया। मुलाजम वो बंदा बनता है जो तनख्वाह दे, यानी ये नहीं है खाली मुलाजम कहते हमारे यहाँ तो चक्कर चल जाता है, 2 नंबरियां जिसको मर्जी मुलाजम शो कर ले वहां बकायदा। अब वो मुलाजमत शो करके तनख्वाह भी तय थी, वो राइट। तनख्वाह का जाना आना ये तय था। जी अब वो जी। जो तनख्वाह ले रहे थे जो नहीं ले रहे थे, वो डिक्लेयर नहीं की, वो छुपाया इन्होंने अपने कागजात नामजदगी में। अच्छा वो और फिर हाँ, इस ये इलैबोरेट करें कि देखें, तनख्वाह तो ये ले रहे थे, विड्रॉ कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, तनख्वाह तो आ रही थी ना, ऐसे ही है ना सर। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा और वो वो फिर इन्होंने कमाल की डिक्लेयर बात नहीं है, की, तो कागजात। कमाल की बात ही। ये जरा हमारे मेरी सहूलत के लिए बताइए कि अगर मैं, मेरी फर्ज करें मैंने अमेरिका में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है या कहीं और मुल्क में कर रखी है, और मैं इलेक्शन लड़ता हूं और मैं उसमें कामजादा नामजदगी के अंदर मैं क्या मुझे पाकिस्तान से बाहर जो मेरी इनकम है वो भी डिक्लेयर करनी हर है, चीज, या जो मेरी पाकिस्तान में टैक्सेबल इनकम है सिर्फ वो डिक्लेयर करनी है? ना 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 ना, आपको टोटल इनकम देनी है विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। बराबर, हाँ जी, मेरे जो भी सोर्सेज। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात है। और अगर आप 180 दिन से ज्यादा उस साल में मुल्क से बाहर रहते हैं तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न वहां फाइल कर सकते हैं। और एग्जैक्टली। अगर आप 180 दिन से ज्यादा पाकिस्तान में रह रहे हैं साल में, तो आपको पाकिस्तान के अंदर फाइल करनी है, जी जी। ना बाहर ना पाकिस्तान, डिक्लेयर नहीं की। ये वेरी गुड। उसी तरह से है कि जैसे जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की बेगम साहबा ने जी डिक्लेयर ही ना किया कि जनाब ये जो बाहर जायदादें खरीदी हैं वो कहां से खरीदी है। ठीक है, पैसा तो उनके पास भी रेफरेंस उनके वाइड नहीं, खिलाफ था। हाँ, जी उनके पास भी पैसा नहीं था। उन्होंने कुछ पैसे बाहर भेजते रहे, वहां लिखते रहे कि वो बच्चों की खर्चे हैं, फीसें हैं। ठीक हो गया। ठीक है ना, ये सिर्फ बताने के लिए कि एक दूसरे से चीजें हाँ चले, मुमासलत कितनी वो अगर रखती सहूलत है ना इसमें, ये एनालॉजी क्रिएट करने में। जी समझने। तो वो वाली जो है ना आमदन, वहां डिक्लेयर नहीं की उन्होंने, राइट। मिसेज ने भी डिक्लेयर नहीं की। अगर ये पैसे भेजे थे बच्चों को पढ़ने के लिए तो जायदादें कैसे खरीद सकते हैं। वो मामला रेफरेंस में गया, आपके सामने आई है वो जो हाल हुआ उसका। अंडरस्टैंड सिद्दीक साहब, मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, और मैं यहाँ से फंड्स मैंने ट्रांसफर किए थे, तो वहाँ पे स्टूडेंट अकाउंट खोला जाता है इसके लिए। यस। जो जो आपकी जो बैंक खोलता है वहाँ पे, आपका जो जो अगर आपने फीस जमा करानी हो अपनी तालीम के लिए, तो वो अकाउंट का जो स्टेटस होता है वो एक स्टूडेंट अकाउंट का होता है। यस। तो और कमाल की बात है, और उसके और उस इन्होंने अकाउंट के अंदर मिलियंस ऑफ पाउंड्स ट्रांसफर नहीं हो सकते।
बिकॉज दे विल आस्क यू कि भाई ये तुम्हारे यूनिवर्सिटी का बड़ी खर्चा इतना मजेदार बात करोड़ों में तो बता नहीं है। हाँ जी बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ आपको। जी वो जो पैसा था, उनकी मिसेज ने एक फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला हुआ था, राइट उसमें कुछ पैसे डाल दिए। अब ये समझ बैठे कि वो वाइट पैसा है। फॉरेन करेंसी अकाउंट में तो बाहर के मुल्क से पैसा अगर आए तो वो आपका वाइट कहलाता है, उसपे आप सोर्स नहीं बता सकते, पूछ नहीं सकते। इन्होंने उस अकाउंट में पैसा डाला और वहां से वो चला गया। अब वो तो पैसा है ही नहीं। बताया गया कि जनाब ज़राई आमदन है। जब उनकी इनकम टैक्स की रिटर्नें आई तो 10.5 करोड़ के करीब इन जायदादों की कीमत बनी, और टैक्स में जो डिक्लेयर की थी वो 1 करोड़ रुपए के करीब थी। ये तो मियां साहब 9.5 करोड़, ये 9.5 चूंकि सरे रात चलते समझने के लिए बात बता रहा हूँ, आसानी के लिए। नहीं, ये मियां मियां अब क्या साहब हुआ? की बात बता रहे हैं ना आप? हाँ, नहीं नहीं, ये काजी फाइज साहब की बात बता रहा हूँ, मिसेस अच्छा, सरीना ईसा। वो मैं मिक्स समझाने के लिए एनालॉग इकट्ठे हुआ, ये सिर्फ समझाने के लिए, इसलिए कि वो डिक्लेयर नहीं थी। ठीक है अब ये मामला पनामा की कोर्ट के सामने जब ये मामला आया, पूछा उन्होंने, कहा कोई चीज, उन्होंने कहा जी इसकी नैब, यानी यहां तक जो है कि तनख्वाहें डिक्लेयर नहीं की नवाज शरीफ साहब ने, और उन पैसों में मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, उसमें जानबूझ के जेआईटी ने तहकीक ही नहीं की। जी ये जी ये एक ऐसा ग्रे एरिया है। आज भी अगर तहकीक करें, तनख्वाह के अलावा उस अकाउंट में अरबों रुपया मनी लॉन्डर है। तो ये सवाल उठता है, वो बाद में जो अकामा था और पनामा, वो उस पे हम आते हैं बात पे। बहुत बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि अगर मेरे पैसे क्लियर हैं, क्लीन हैं, तो मुझे यस, ऑफशोर अकाउंट में रखने की क्या जरूरत है? देखे ना जी, मेरे बहुत जबरदस्त सवाल उठाया आपने। 100 रुपए का सवाल ये है सर, 16 आने की बात है। मैंने अगर इफ आई कैन प्रूव इट टू यू, क्या होता था, मैंने यस, पैसे यहाँ पे लगाए थे, मेरी जरूरी जमीन थी, मैंने कोई कारोबार किया, या मैं कोई बहुत बड़ा लॉयर हूँ, मुझे तो एक उसमें $10 बिलियन की पेमेंट हो गई है जी, तो मुझे वो उससे छुपा के थोड़ी रखूंगा, मैं तो सबके सामने रखूंगा वो पैसे। 100%। तो लेकिन चूंकि पैसा वाइट नहीं था, अनडिस्क्लोज सोर्सेस से था, और ये पैसा यही है कि जो किकबैक से आया, या उसामा बिन लादेन या अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आया। हाँ, अनक्लीन मनी तो थी जो ना, और अनडिक्लेयर्ड थी। क्लीन मनी नहीं था, क्लीन मनी लेट्स नहीं पुट था। इट इन सिंपल वर्ड्स कि इट वाज नॉट क्लीन मनी। तो अब जो बात है सारी यहाँ रखते हुए, वो जायदादें तो खरीद ली इन्होंने, और उन्होंने कहा जी मेरी नहीं है, मैं बेनिफिशियरी नहीं हूँ। हसन हुसैन को मुल्क से बाहर भगवा दिया, और यहाँ से फैसिलिटेट हुआ, वो पेश ना हुए। ना आज तक हसन हुसैन ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है, मैं तो बड़ी दफा चैलेंज कर बैठा, पाकिस्तानी बता दे। शहरी नहीं है, हम नहीं आ रहे, उन्होंने तो हाँ, इस मुल्क को नहीं, डिसोन चले कर चले चले, उन्होंने बाहर से भी अगर खरीदा है तो बाहर की इनकम टैक्स रिटर्न दे दे। नहीं दी, दिया। तो वो चूंकि है ही बाहर नहीं। भी हो, हर मैजेस्टीज रेवेन्यू सर्विस की दिखा दें। एचएमआरसी का दे दे, सारा नहीं था डाटा। जी 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 अब यहाँ नैब के अंदर फिर बकायदा इंक्वायरी हुई, ये कोई सबूत ना दे सके, इन्वेस्टिगेशन हुई, नहीं दे सके, ट्रायल चला। चूंकि रेफरेंस 3 थे, एक एवनफील्ड, एक का लजीजिया, और एक फ्लैगशिप कंपनी का। राइट एवनफील्ड के अंदर रेफरेंस चला, जज बशीर साहब के सामने मामला चला, एविडेंस आई, कोई सबूत ना दे सके। अल्टीमेटली के जो पैसा का है नहीं, सोर्स कोई नहीं, जायदादें एस्टेब्लिश हैं, इनको कन्विक्शन हो गई, और अरबों रुपए जुर्माना हो गया, 10 साल की सजा हुई। और ये वही वाला मामला है कि जिसमें मरियम सफदर ने वो कैलिबरी फाउंड वाला मामला चला, जी जी बताया वो कि कतरी वो खत जो, बेनिफिशियरी। वो कतरी खत से रिलेटेड था, यस, कैलिबरी फोन यस, था। जी जी यस, यस। जी अब अच्छा, अब थी नहीं चीजें, तो 10 साल की सजा हो गई। दूसरा केस जो है ना, इन्होंने जान के चलने ना दिया, रेफर पूरी बदरीती के साथ। फिर इन्होंने, जो कि हुकूमत में आए हुए थे, इन्होंने अपना जज एक नया ट्रांस लगाया जिसका नाम मलिक, जिसका अरशद मलिक है। यस उसकी एविडेंस वगैरह वीडियो शीडियो पहले इकट्ठी कर ली, वो जज को वहां तैनात किया, तो मलिक बशीर से केस बदल के उसके पास खुद लेकर आए, अच्छा और उसको फिर ब्लैकमेल शुरू कर दिया उन्होंने करना। अब एविडेंस सारी इनके पास थी। फिर राइट। आपको पता है, हसन मिला जाके, हसन हुसैन जाके सऊदीया में मिले उनके साथ। फिर वो सारी नवाज वो तो शरीफ के सारी पास, रिपोर्टेड रिपोर्टेड मैटर्स है।
और बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, जी अब इसमें बड़ा शोर डाल के उन्होंने कहा जी हमने वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड है, तो जब अब दोबारा अल अजीजिया का रेफरेंस आया तो वहां भाग गए और मलिक अरशद की वीडियो से, उससे। उसकी वजह ये है कि 2019 में ही जब ये ऑडियो आई थी, मामला गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आसिफ शहीद खोसा का लार्जर एक बेंच था, उन्होंने तय कर दिया कि ऑडियो वीडियो जितनी भी है ना, सबसे पहले पेश करनी होगी, इसका फोरेंसिक होगा, इस अदालत में जाएगा, जिरा होगी, साबित करना होगा कि ये इस मकसद के लिए है, फिर ये भी साबित करना होगा कि इसका अल्टीमेट बेनिफिट है वो इस तरह लिया गया। तो इन्होंने जान सिर्फ एक ग्राउंड बनाई और ये हालात सामने आ गए। और आप इसी केस के अंदर आपको याद होगा, पिछले दिनों राना शमीम साहब, जो चीफ एपेलेट कोर्ट जिसमें आप सरदार शमीम साहब है वहां पर, जी वो वो आके अपना नवाज शरीफ से मिलते हैं और आके अपना एक बयान देते हैं अंसार अब्बासी को कि जनाब लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं, उन्होंने अप्रोच किया था साकिब निसार साहब ने कि नवाज शरीफ को सजा दे दी, जी एफिडेविट दिया, फिर एफिडेविट का पता है उस पर तौहीनी अदालत हुई और अल्टीमेटली वो उन्होंने माफी मांग ली इस बात के ऊपर। किस और यहाँ यानी जो किस बुनियादी बात बात समझने वाली, जी ओके जी कि जनाब मैंने गलत खबर दी थी, मैंने गलत कहा हाँ एफिडेविट, अच्छा क्योंकि आपको वासी साहब अच्छा वो आपको पता है अपना चार्ली गथरी जो है, जो नोटराइज था, उसके हवाले से चीजें सारी सामने आ चुकी हुई थी। जी अल्टीमेटली जो है, अब जब ये मुल्क में अब यहाँ देखें, इस केस में भी सजा दे दी अरशद मलिक ने भी, एवनफील्ड में भी, हाँ अल जी अजीजिया में। अल अजीजिया तीसरा रह फ्लैगशिप का और ये फ्लैगशिप दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए कैसे थे अल अजीजिया और एवनफील्ड अल अजीजिया तो शुरू होता है दुबई से सऊदीया तक का, अच्छा अल अजीजिया है दुबई से सिर्फ सिर्फ सऊदीया तक यूके का का है। और एवनफील्ड हाँ, किधर से आता है सर यूके का, यूके का, यानी वो अलग है, ये अलग है। वो अलग ये है ये एवनफील्ड अलग है अल अजीजिया से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये सारे ये तीनों एवनफील्ड फ्लैगशिप और अल अजीजिया ये तीन केसेस हाँ, इनका बुनियादी ये जो सोर्स है मंबा जो है दे आर ऑल सेंटरिंग अराउंड पनामा लीक्स ऐसे ही है ये उसी से निकले हैं ना, ऑफशूट उसी उसी का से है ना। यानी इनका सोर्स एक ही है लेकिन वो ये मैं जरा अपनी क्लैरिटी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को अलग अलग इन्वेस्टिगेट किया गया था इस उस यस, वजह से जो आपने शुरू में फरमाया कि आपने जो यस, फाइंडिंग्स अपनी रखी सुप्रीम कोर्ट के आगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तीन केसेस को अलग इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए बिकॉज इट्स अ हाँ, ब्रॉड बेस्ड मैटर और इन्वेस्टिगेट करने के बाद रेफरेंस फाइल किया जाए। अब लैब ने इसको राइट इन्वेस्टिगेट किया। तो अब ये सारी गुफ्तगू उधर से कनेक्ट हो गई एक सर आपके यस, सामने मैं एक सिचुएशन रखना चाहता हूँ और आपसे मैं उस पर लीगल ओपिनियन लूंगा आप इजाजत दें मुझे तो बोले बोले बोले। मेरे खिलाफ केस होता है एक के मैंने एक नौकरी ली मैंने उस पे मेरे ऊपर इल्जाम लगा कि जी मैंने करप्शन की है और मेरे खिलाफ केस चला जाता है या फला आदमी की चले मैं क्यों अपना कहूँ किसी के खिलाफ केस चला जाता है अदालत में कि इस आदमी पे ये 50,000 या 50 लाख करप्शन का इल्जाम है इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है उस आदमी की तहकीकात जब वो दफ्तर में आते हैं तो एचआर वालों के पास भी जाते हैं एचआर में जब उसकी वो सीवी निकाल के देखते हैं तो पता चलता है कि जो इसकी सीवी है वो रॉन्ग है यानी इसमें इसने अपने जो एमए की डिग्री लिखी हुई है इसके पास तो एमए की डिग्री है नहीं ये तो बीए था तो इसकी अपॉइंटमेंट ही गलत हुई है अब कोर्ट जो है उसको सजा इस बात की देती है कि इसकी अपॉइंटमेंट गलत हुई थी और उस बात की सजा दे दी जाए अब जो असल झगड़ा था कि पैसों का जो इस आदमी 50 लाख पैसे खा गया है वो बात रह गई क्या ये अकामे वाला केस यही नहीं है अच्छा, ये तो बड़ी अकामे जबरदस्त की बात है सजा थी आपकी। नहीं नहीं, अकामे में देखिए, अकामे में सिर्फ तनख्वाह की हद तक बात है कि आप सादक और अमीन ये नहीं जो रहे। जजमेंट थी मैं उस पर आपका हाँ, तबसरा चाहता हूं कि मैं- झगड़ा हो रहा था हाँ, कि भाई साहब पैसे खा गए हैं हाँ, और जज साहब ने ये सजा लगा दी कि ये इन्होंने ये अकामा लिया और फलाना वो उसके तो क्या ये जजमेंट में लूप होल छोड़ा नहीं ना या ना है ना क्या ना या ना, छोड़ा गया बिल्कुल लूपहोल नहीं है। मैं बता दूं, क्या? देखिए, क्या? दो फेजेस हैं। एक फेज है डिस्क्वालिफिकेशन का। देखिए, ये सिर्फ नॉमिनेशन पेपर की हद तक है। आपके जनाब आपने बाहर झूठ बोला है, इधर बोला है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी अहलियत के मामले से। ओके ये जो 62(1)(f की जो है ना डिस्क्वालिफिकेशन,
ये सादिक क्वालिफिकेशन वाली। आर्टिकल में, ये 62(1)(f), ये सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन पेपर की हद तक है। ये जो बताया जाता है इसमें कोई शक नहीं, आका दो जहां हजूर नबी वसल्लम की जात ही सादिक और अमीन है, मगर क्या एक आदमी को सच्चा और अमीन नहीं होना चाहिए, ईमानदार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो यस। यहाँ उनका इस हद तक कि आपने ये मिस डेक्लेरेशन की, आपने अकामा नहीं बताया है, तो इस बुनियाद पर कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, कि सुप्रीम आपने कोर्ट। आप यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी एंड यू आर नॉट यस, ट्रूथफुल। यस, ये सोसाइटल वैल्यू है ना, सोसाइटल वैल्यू है ना ये सारी। आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, यस, साफ लफ्जों में। साफ और लफ्जों में इस हकायक को बुनियाद छुपाया आपने। यस, इस पे रिव्यू फाइल किया, रिव्यू खारिज हो गया इनका, नजरसानी भी खारिज हो गई। अच्छा, उसको तो और जो ये बयान करते थे कि ये तो मामूली सा काम था और हमें अकामे पे निकाल दिया। अकामा लेना कौन सा जुर्म है? जरा ये एलैबोरेट करें। ये तो अच्छा देखिए, रोना इस बात अकामा का लेना होता तो कोई जुर्म नहीं है। अकामा लेना तो देखिए ना, आप मिसाल के तौर पर अकामा इज इक्वल टू दूसरी दोहरी शहरियत, लेकिन चूंकि ये थोड़ी शहरियत सिटीजनशिप या नहीं रेजिडेंट कहलाता है। परमिट, जैसे बीआरपी हाँ, आपके रेजिडेंट पास पर्पस के लिए आ जाता है। यूके में आप बीआरपी देते हैं, बायोमेट्रिक ये रेजिडेंस परमिट। तो इसलिए यहाँ चूंकि का काम रेजिडेंट ने होता लिया तो इसलिए इसलिए अब जो कि शहरी नहीं है तो इसलिए 63(1)(c) अप्लाई नहीं होता, जो दोहरी शहरियत वाला है। है। अब अब जब अकामा आपने लेना है तो अकामा दो मकसद हैं। या तो आप कारोबार शुरू करेंगे, जब आप कारोबार शुरू करेंगे आपको फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा तब भी। अगर बिल्कुल आप तनख्वाहदार लेते हैं, तनख्वाह के लेते हैं, तो तनख्वाह डिक्लेयर करनी है आपको फिर भी। डिक्लेयर करेंगे। मैंने खुद सऊदीया में मैंने नौकरी की है, मुझे पता है वहां क्या हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो अब इन्होंने जो तनख्वाह वहां से ले रहे थे ना मुलाजमत, इन्होंने शो ही नहीं की, छुपा लिया। तो जब आप छुपा लेंगे तो आप फिर नाअहल हो जाएंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको 62(1)(f) में डिस्क्वालीफाई कर दिया। राइट। ठीक है। वरना ये तो अजहर साहब, अगर आप जैसे हम यूके का जब वीजे के लिए भरते हैं फॉर्म, उसमें एक पूरी तफसील देनी पड़ती है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की। आपने भी भरा होगा, यस, ये भरा था। यस, ठीक है जी। अब अगर उसमें से कोई एक ट्रैवल में नहीं मेंशन करता या तीन नहीं करता या कुछ नहीं करता, तो मैं वो फ्रॉड कमिट कर रहा हूँ। यस, यस, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, हकायक को छुपाना फ्रॉड है। यस, अब पता नहीं आप एब्सोल्युटली। कानून की जुबान में इसे क्या कहते हैं, बट इट इज अ फ्रॉडुलेंट एक्ट। यस, एक कंसीलमेंट कहलाती है ना। और अगर आप जरा मुझे स्लैंग यूज करने की इजाजत दें, तो ऐसा करने वाला फ्रॉडिया कहलाता है। या सॉल्व, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ठीक वही है। गाना आया था ना, वो अपना वो क्या है, वो मिस्टर फ्रॉडिये, क्या वो बड़ा जबरदस्त गाना आया था वो। यानी anyone involved in fraudulent practices will be यस, called a fraudia. Simple as यस, that. वो उसका ऐसे बिल्कुल ऐसा ही। का है कोई नहीं। यस प्लीज। ये है पहला, ये जो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि पनामा में आया, अकामा में निकाल दिया, ये है मिस डेक्लेरेशन का केस, फ्रॉड का केस। इस कॉन्टेक्स्ट में आपने झूठ बोला, आप सादिक नहीं है। जब आप सादिक नहीं है तो अदालत को इख्तियार है कि उसको उसको निकाल सकती है 62(1)(f) के तहत। यही हुआ इनका। यस। तो खवातीनो हजरात और हमारे नौजवानों, आप ये बात समझ लीजिए, जो इस वक्त अजहर सिद्दीक साहब ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत सीनियर और फाजिल वकील हैं, ये समझ लीजिए कि ये बस अकामे पे निकाला और ये बस ये तो हो, ये तो अकामा था और पनामा तो कोई और चीज थी। हमें तो अकामा को मामूली चीज नहीं थी, ये एक फ्रॉड के ऊपर उन्हें निकाला गया था। यस, उन्होंने यस, मिस यस, डिक्लेयर किया था फैक्ट्स को, उन्होंने हकायक को छुपाया था। और ये हकायक छुपाने वाला काम, इसका कानून में आप जरा तस्दीक फरमा दीजिएगा अदर साहब, ये फ्रॉड है। तो फ्रॉड बिल्कुल। वाले को फ्रॉडिया कहते हैं। यस, तो इसी बुनियाद के वो ऊपर इनको इसको अपने सर पे, अपनी जो अपनी कैप में सुरखाब के पर की तरह लगा के घूमते हैं कि ये तो अकामा था, अकामा था। तो जरा मैं कैसे समझाऊं, आप प्लीज बताइए। यस देखिए, जैसे बात बड़ा, ये इशू अकामा का नहीं है। जी। इशू ये है कि आपने एक चीज छुपाई कि आप मुलाजम थे, आपने मुलाजमत नहीं जी बताई, उससे जी। जितनी तनख्वाह आ रही थी आपने वो नहीं बताई, तो ये आपने फ्रॉड कमिट किया, इसलिए मिस्टर फ्रॉडिया कहलाया।
इसलिए ये कहलाया मिस डिक्लेरेशन, गलत हाँ, बयानी। तो ये बयान फरमाते हैं कि जी बेटे के पास मुलाजमत करना कौन सा जुर्म है, बेटे से तनख्वाह लेने पे। सवाल ये अभी सवाल अभी बेटे इनके के, अभी के बयानात हैं। नहीं नहीं, देखिए बेटे से मुलाजमत करना किसी ने कहा है जुर्म है? कोई जुर्म नहीं है। जी क्वेश्चन है जो बेटे के साथ मुलाजमत आप कर रहे हैं उसको डिक्लेयर करना है आपने, वो जी नहीं किया। ना यस। तनख्वाह आपने डिक्लेयर की। अच्छा, तो तो इनका ये बयान क्या था कि बुनियादी मैं बात। भूल गया? बयान क्या इन्होंने दिया था वहां पे कोर्ट में कि मैं भूल गया बयान था? ये, यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, नजरसानी खारिज होगी। फिर चूंकि 62(1)(f आप झूठ बोलते हैं, तो एक झूठा आदमी जो है आपका रहनुमा नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम एग्जैक्टली। कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन की यस। 62(1)(f) में, तो ताहयात नाअहली। और नवाज शरीफ आज भी हाँ, ताहयात नाअहल है, राइट। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करती या आप आइन में तरमीम नहीं करते। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिवोक कैसे कर दिया हाई कोर्ट ने, ये समझाइए। नहीं वो नहीं कर सकते। नहीं, पहले ये यहां तक समझिएगा, ये अपनी जगह मौजूद है। डिस्क्वालिफिकेशन आज भी मौजूद है उसकी, अच्छा, आज भी मौजूद है? और ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन आज भी मौजूद है। जो हाईकोर्ट ने किया वो दूसरा ये एस्पेक्ट है। शादियाने किस बात के बजा रहे हैं कि जी ये तो हो गया और ना मैं ना क्लीन हो गया? ना, वो मैं बताता हूँ आपको। अब जो रेफरेंस, 3 रेफरेंस थे, हम्म, 3 रेफरेंस एहतसाब की अदालत में चले। एवन right, फील्ड के अंदर सबूत ना दे सके, सजाएं होगी नवाज शरीफ को, मरियम सफदर को और सफदर अवान को, जो इनका दामाद है। राइट। दूसरा मामला दूसरा मामला चला अल अजीजिया में। अल अजीजिया में ये दुबई से वहां तक जाना कोई चीज साबित नहीं कर सके। कि वो पैसा वहां से और कैसे ट्रांसफर हुआ था? यस, तो जी, वो पैसा यानी कोई पैसा बैंक तस्वर हुआ। ट्रांसफर का सबूत नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का सबूत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बाय एनी अदर मींस दे कुड नॉट प्रूव कि जी ये पैसा कैश ही लगे थे, चलो जी उठा के घोड़ों पे लाद के। आई वी डोंट अच्छा, नो हाउ इट। यस, इसीलिए वो कहा जाता है कि वो जनाब घोड़ों या खच्चरों पे लेकर गए थे। ठीक है ना जी। इवन इन दैट केस हाँ, पर भी तो कोई सबूत होगा ना जी कि किसी से वो यस, है दो ही दो नहीं, खच्चर है ही मंगाए नहीं। थे जिनके ऊपर मैंने ये थैले लादे, यू नो, जो जो अब समथिंग। तक तहकीक की ना लोगों ने, वो जी क्या है जी कि वो। ये जो ब्लैक मनी है, ये जो रिश्वत आती है, ये हम्म, रिश्वत फिर एयान अली जैसे लोगों से खच्चरों, अपना जहाजों पे, बहरी जहाजों पे, प्राइवेट जहाजों पे ये पैसा वहां ट्रांसफर होता है। और लॉन्चों वहां में जाता ब्लैक है, मनी को, लॉन्चों में यस यस जाता है। यस। यस, और फिर वहां भी ये चीजें खरीदते हैं। अब आते हैं, अब 2 चीजें बता दी आपको, एक तो नाहली, दूसरी ताहयात नाहली। अब चैप्टर शुरू होता है नैब के पास। जी नैब अब की इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। एक केस में सजा होती है 10 साल, और 10 साल के लिए नाहली अलहदा है आपकी, और 5 अरब के करीब जुर्माना है। ये है एवन फील्ड में। अच्छा। अल अजीजिया में भी सबूत नहीं दे पाए। अल अजीजिया में सबूत नहीं दे पाए, और वो अपना कैसे बनाई है, उसमें तकरीबन 1.5 अरब, 7 साल की सजा, और उसमें नवाज शरीफ अकेले हैं, 1.5 अरब रुपया जुर्माना। ठीक है जी, ये इसमें सजा हो जाती है। और अल अजीजिया का ऑफ शूट था फ्लैगशिप। फ्लैगशिप में वही पैसे इस्तेमाल हुए थे बेच के, तो इसलिए नैब कोर्ट ने कहा कि इसमें आपको बरी किया जाता है। लेकिन इसमें नैब, इसमें भी अपील में चली गई थी। बाकी 2 मामलात के अंदर जो है एवन फील्ड और अल अजीजिया में नवाज शरीफ फैमिली चली गई थी, और सजाएं हो गई इनको, सजाएं हो गई। जी अब सजाओं में एवन फील्ड मैरिट पे सस्पेंड होगी, जमानत बन गई। अल अजीजिया में मैरिट पे जो केस था नहीं इनका, इसलिए उन्होंने ऑडियो वीडियो का धंधा चलाया। और अल्टीमेटली क्या हुआ उसके अंदर आपको पता है, एवन फील्ड के अंदर वहां भी सजा हो गई, 7 साल की सजा और जुर्माना हो सजाएं गया। खत्म कैसे हुई? ये यस, तो जमानत ये नहीं हो समझ रही नहीं थी, आता। जमानत नहीं हो रही बस थी। ये इन्होंने सेशन फिर रीस्टार्ट करना मेडिकल का पड़ेगा। बहाना बनाया, ड्रामा बनाया। 8 हफ्ते की जमानत मिली इनको सुप्रीम कोर्ट से, इन्होंने फिर इलाज नहीं कराया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत वापस ले ली। फिर इन्होंने क्या प्लान किया, दोबारा फिर कुछ अर्से तक बाद ये फिर बीमारी का सेशन। बहाना बनाया। अच्छा अजहर साहब, आप ये समझा रहे हैं हमें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला था वो क्या था? उस सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका एक छोटा सा पीस मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, उस पर मैं आपका तबसरा चाहूंगा। हम्म, वहां पे लिखते हैं दैट दिस कोर्ट कमेंट्स
and appreciates the hard work and efforts made by members of the JIT and their support and ancillary staff in preparing and filing a comprehensive and detailed report as per our orders. ये तारीफ की है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में, सराहा है उस JIT की टीम को जिन्होंने ये सारी अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये सारी तहकीकात की और कोर्ट को असिस्ट किया। इस टीम के सरबराह थे वाजिद ज़िया साहब। अब जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्विट किया है, यानी इस अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, नवाज शरीफ की सजा माफ की है, उसके बाद वाजिद ज़िया साहब को भी बुला लिया है कटहरे में कि आपने जो तहकीकात की थी वो उसमें कुछ बदनीयती पे मबनी थी। आई डोंट नो कि वो एग्जैक्टली चार्जेस क्या हैं उनके। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें सराहा था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सराहा था और उनके ऊपर अब ये तहकीकात हो रही है कि आपने बदनीयती पे मबनी ये सारी तहकीकात की थी। अच्छा देखिए, ये बात बिल्कुल ही गलत है इस हवाले से। तो आपको पता है कि यहाँ कहा गया बाजा साहब के वक्त को एलेज करके कि जनाब उन्होंने कहा था कि JIT के बंदे बदल दें, तो नवाज शरीफ ने कहा था बदलने की जरूरत नहीं है। JIT के वही बंदे उनकी अपनी मर्जी के लोग थे और अपनी मर्जी से सारे इस निजाम को लेकर वो चल रहे थे। पहले तो ये समझ आइएगा। दूसरा ये है कि इस सारे मामले की जो है ना अपने तौर पर जो है ना क्या कहते हैं इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो नैब ने की थी बाद में, ठीक है ना। नैब तो एक इंडिपेंडेंट इदारा था और इमरान खान के अंडर तो नहीं था। और ये जो जिस दौर में हुई 2015 उनके अपने दौर में हुई है सारा जो कुछ भी है। अल्टीमेटली जो बताने का मकसद आप तक है कि ये सारे अपनी जगह हैं। पहले फेज के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन और फिर ताहयात न्यायाली, फिर रेफरेंस आए, 3 रेफरेंसों में 2 रेफरेंसों में सजा हुई और फ्लैगशिप में ऑफिसर में ये, और मैंने साथ ये भी बता दिया, फिर एवनफील्ड के अंदर मेरिट पे जमानत होगी। अल अजीजिया में मेरिट पे केस बनता नहीं था, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर ये जमानत लेते रहे। फिर यही है इस्लामाबाद 8 हफ्ते की यानी 4 हफ्ते की 8 हफ्ते की जमानत मिली इनको। ये लाहौर हाई कोर्ट आ गए मुल्क से बाहर जाने के लिए, तो 4 हफ्ते की इजाजत मिली नवंबर 2019 में। एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में कि एक कन्विक्टेड आदमी, एक आदमी जिसको सजा हो चुकी है, मुजरिम करार दिया जा चुका है और वो जेल में मौजूद है, उसे ये अनप्रेसिडेंटेड यानी इसकी कोई नजीर नहीं मिलती कि उसको जेल से उठा के इलाज के लिए लंदन भेज दिया गया। वो प्लेटलेट्स जो इनके कम हुए थे, तो अब ये वापस तशरीफ ले आए, इनके प्लेटलेट्स ठीक हो गए, तो इन्हें इनकी सजा किन बुनियादों पे माफ की गई है, ये इस पे जरा रोशनी। हाँ, ये अब आते हैं उस तरफ, उस सिमत में आखिरी हिस्सा है जो इसका ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने, अब चूंकि चीजें सारी राब्ते हो चुके हुए थे, लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी कि आप इलाज करा के आ जाएं। राइट जी। और जनवरी के तीसरे हफ्ते में 2020 में केस लगाने का कहा। आपको पता है आज तक वो केस नहीं लगा, ये चले गए और ये आए नहीं। कब से नहीं लगा सर? सॉरी, जनवरी 2020 से लेकर आज 24 में आज हो गई, यानी कि ये तकरीबन 4 साल हो गए वो केस ही नहीं लगा है। लगा ही नहीं। इन बिटवीन जो डीले हो गई इनकी और ये कहते रहे, और अल्टीमेटली क्या हुआ, ये पाकिस्तान आए इश्तेहार यानी, और इन बिटवीन इनकी अपीलें लगी, अपीलों में इनको इश्तेहार कर दिया गया। इन्होंने अपीलें फाइल कर दी ना, तीनों केस हो गए ना। लेकिन जब ये सर्दी में पाकिस्तान पे तशरीफ लाए जहाज में, हाँ। तो उस मोमेंट पे ये इश्तेहारी थे, जी जहां बिल्कुल, गिरफ्तार नहीं किया गया। यस, इश्तेहारी थे जी, ये, बिल्कुल इश्तेहारी थे, 3 केसों में इश्तेहारी थे जी। इनको तो पकड़ना चाहिए था। मफरूर भी थे, ठीक है ना, इश्तेहारी 3 केसों में इश्तेहारी थे, तो इनको ये 4 साल के बाद आए जी। हाँ, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। निगरान हुकूमत ने सजा सस्पेंड कर दी 401 सेक्शन के तहत। उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ये पेश हुए और वहां पर इस बुनियाद के ऊपर इनकी जमानतें मंजूर कर ली गई, जिसमें नैब ने कहा कि उन्हें जमानत लेने में कोई एतराज नहीं है। कोई एतराज नहीं? क्यों एतराज नहीं? इसकी कोई वजह बयान की उन्होंने? उसकी वजह बड़ी सीधी सी है
आपको पता है चेयरमैन नैब जावेद इकबाल रिटायर हो गए, आफ्ताब सुल्तान आ गए यहाँ पर, ठीक और हो। आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया और नए चेयरमैन नैब आ गए। तो आप समझ जाइएगा चेयरमैन नैब नए आ वो तो गए। मैं समझ गया, चले उन्की हमदर्दियां हैं, उनकी एफिलिएशंस हैं, उनके और कोई नहीं, बात हैं, लेकिन प्रोसिक्यूटर ये जनरल भी नए आ गए, प्रोसिक्यूटर जनरल भी नए आ गए। उन्होंने आके इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कहा उन्हें जमानत होने पे कोई एतराज नहीं है। देखिए अदर साहब, समझना मैं ये चाह रहा हूं, बिल्कुल एतराज नहीं है, लेकिन इदारा किसी की विम्स पे तो नहीं चलता ना, उसकी कोई कोई ना कोई तो वजह बयान की होगी ना कानूनी, कि भाई फला कुछ नहीं। कानून कमाल और की फला बात है, काबे के तहत। कमाल की बात है, कुछ नहीं, नथिंग। तो ये विम्सिकल है, यानी कि हम सब क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। बिल्कुल 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 अंदर से मिली भगत थी। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कि नया परसू नहीं करना चाह रहा, इस बुनियाद के ऊपर नहीं जमानत भी दे दी और करेंगे। बाद में सरकारी कागज एवन में फील्ड में बरी भी कर पता, दिया। सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सरकारी कागज तो एक बड़ी कॉम्प्ली, एक तो वहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जी मैं फला रूल उसके तहत मैं ये फैसला कर रहा हूँ, तो उसमें क्या लिखा होगा कि मेरा, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, या मेरा देखिए वहां क्या चूंकि रहा उन्होंने है। उन्होंने बुनियाद बुनियाद ये बनाई कि एवन फील्ड प्रॉपर्टी की कीमत का तयन नहीं किया, यानी जायदाद महदूद है, चाहे 1 रुपए की भी हो अगर, तो 1 रुपया डिक्लेयर नहीं किया, उसके लिए जरूरत नहीं थी, उनके जिम्मा था। उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर के कीमत नहीं लिखी। और जैसे नैब ने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, इन्हें जमानत भी हो गई और इनको अपील मंजूर भी हो गई। दूसरा जो केस है अल अजीजिया, उसके हम्म। उसमें लगता है उसमें आकर ये अरशद मलिक के खिलाफ वीडियो से भाग जाते हैं। हम्म। और वहां पर क्या होता है कि वहां वहां ये केस ये बनाते हैं कि फोटो कॉपी, अब देखे ना जेआईटी ने अगर बनाया तो फोटो कॉपी जेआईटी ने करना था ना। तो इस हम्म। बुनियाद पर ये अपील भी मंजूर कर ली जाती है कि जनाब ये फोटो कॉपियां हैं। और यूं दोनों केसों के अंदर नैब की मिली भगत से बरी हो जाते हैं। अब अगली जो खतरनाक बात है, कैवन फील्ड के अंदर साल पहले मरियम सफदर की जमानतें हुई थी, उसमें नैब ने अपील फाइल नहीं नहीं की। की। यस। इसलिए मैं हुदैबिया में वापस रह जाता लेकिन हूँ, वही नैब का दिल तरीका है, नहीं चाह रहा था, वारदात है। हमें, मैं, यकीन करें मुझे, मैं, मुझे कुछ दवा खानी पड़ेगी अगर साहब, समझ नहीं आ रही है कि वो नैब ने अपील फाइल नहीं की क्योंकि नैब का दिल नहीं चाह रहा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, यानी बिल्कुल ऐसा ही। और अगली नो, बात जो बड़ी कोई मजेदार लीगल बात है ना, ग्राउंड नहीं कि यू सब कैन है, पॉसिबल। सब है। सर इज इट मैं पॉसिबल ना, कि आप इतना बड़ा डिसीजन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यू कैन ओनली टेक ऑन द ग्राउंड्स कि आई डोंट फील लाइक, विदाउट एनी लीगल ग्राउंड्स। अच्छा, और बड़ी मजेदार बात और है, 5 अरब वहां तकरीबन 10 अरब के करीब जुर्माना है। नैब ये जुर्माना वसूल करने की बजाय वो पूरे साल की कारकर्दगी बताती है कि पूरे साल में 10 अरब रिकवरी हुई है। वो 10 अरब रुपया तो एक इसका अकेले का केस है कि जो आपके खजाने में आता है, लेकिन नैब बदनीति के तौर पर नहीं देखती इस बात को। और इसमें भी आज तक जो है एवन फील्ड में भी, अल अजीजिया में भी और फ्लैगशिप में, तीनों में अपील ही फाइल नहीं की है अभी तक। वेरी नाइस। तो इस सारी गुफ्तगू की समरी क्या है कि एक, इन्होंने इन पे केस बना पनामा लीक्स के नतीजे में कि इनके ऑफशोर अकाउंट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन पे इन्हें कहा गया कि ये जो आपने फ्लैट्स खरीदे हैं, ये जो और जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं, वो पैसे आपके पास कहाँ से आए। उसके बाद इन्होंने एक लंबी कहानी सुनाई कि वो अब हमारे वहाँ पे दुबई में एक फैक्ट्री थी जो हमने बेची, और उससे फिर हमने वो अजीजिया स्टील मिल लगा ली जद्दा में, और वहाँ पे कैसे पैसे गए उसका कोई ट्रेस नहीं है। फिर वो एक कतरी खत बीच में आ गया जिसमें इन्होंने एक फोर्स्ड डॉक्यूमेंट पेश किया, कैलिब्री फॉन्ट वाला, और उससे ये सारा हो गया। अब उसके नतीजे में इन्हें सजा हो गई ऑन वेरियस ग्राउंड्स, जिसको इन्होंने मजाक बनाया कि जी ये तो खाली अकामा था और इसमें नहीं थे, हालांकि इट वाज मोर देन दैट। अब उसमें इसकी सारी सिचुएशन के बाद, सो दैट इज वेयर वी आर, कि अब इनको
उसी तरह के और whimsical डिसीजंस लेके इनको बरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की दी हुई सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्वेट कर दिया है। सो दैट इज वेयर वी आर। तो अदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हम इस गुफ्तगू के अगले सेशन में आपको जहमत देंगे और उसमें हम फोकस करेंगे अपनी गुफ्तगू जो इस सारी तहकीक के अंदर एक इंटरेस्ट एक क्या कहिए कि छुपा हुआ खजाना है। दैट इज वॉल्यूम नंबर 10 दैट वाज प्रेजेंटेड, वो जीआईटी की रिपोर्ट का जो वॉल्यूम 10 था, हम उसके बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू वेरी मच खवातीन और हज़रात, आपका भी हमें ज्वाइन करने का, हमें सुनने का। खुदा हाफिज।